ईडी की रेड पड़ी तो नेता बालकनी से कूद गए, छलांग लगाई लेकिन फिर भी नहीं बच पाए। करोड़ों के साथ खुद भी पकड़ाए और उनके काले कारनामों का सबूत भी सबके सामने आ गया, क्योंकि आज ईडी ने कई जगह रेड की और घोटाले मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की। कौन से नेता फंसे और कितने करोड़ों की जब्ती हुई बताएंगे आपको, क्योंकि अथाह संपत्ति का कागजात भी बरामद हुए और कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे भी। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले ईडी की उस चार्जशीट के बारे में आपको बताते हैं जिसकी इस वक्त काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि एक टीएमसी के बड़े पूर्व मंत्री पर की गई। ईडी ने बंगाल एसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई चार्जशीट दाखिल की है। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी और निष्कासित तृणमूल नेता कुंतल घोष समेत अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। शिकायत 20 अगस्त को कोलकाता के विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल की गई थी। इस मामले में ईडी ने जनवरी 2025 में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी के मुताबिक तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का WBCSC और संबद्ध संस्थानों पर व्यापक अधिकार था। आरोप है कि उनके निर्देश पर अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर बिचौलियों के माध्यम से सिफारिश और नियुक्ति पत्र जारी कराए गए। ग्रुप सी के लिए 15 से 16 लाख और ग्रुप डी के लिए 10 से 12 लाख रुपए तक लेने के बड़े आरोप तत्कालीन मंत्री पर लगे और ये सारा पैसा अपनी जेब में डाला गया और अपनी 7 पुश्तों के लिए जमा कर लिया गया। अपराध से अर्जित किए गए 630 करोड़ 40 लाख रुपए। जांच एजेंसी ने OMR आधारित परीक्षा परिणामों में हेरफेर और रैंक में उछाल देकर नियुक्तियां कराने का भी आरोप लगाया है। ईडी के मुताबिक मामले में अपराध से अर्जित धन की राशि 630 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई है, जो आगे बढ़ भी सकती है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को धोखाधड़ी से प्रभावित मानते हुए 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द कर दी थी। हालांकि इसको लेकर कई सवाल ममता बनर्जी की सरकार पर उठे थे जब ममता बनर्जी सीएम थीं। विपक्ष के नेताओं के घर ईडी की रेड। अब आपको कई और नेताओं के बारे में भी बताते हैं जिनके घर ईडी की रेड पड़ी। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी IRTC के बड़े नेटवर्क की जांच में बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और उनके परिजनों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में 9 परिसरों पर छापेमार कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर स्थित राणा हाउस और गाजियाबाद की फर्म से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। ईडी ने कार्रवाई मेसर्स जम्बूदीप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। ईडी के मुताबिक कंपनी पर बिना वस्तु की असल आवाजाही के फर्जी बिल और ई-वे बिल तैयार, करोड़ों रुपए का फर्जी ITC हासिल करने और उसे आगे पास करने का आरोप है। हालांकि इस मामले में 10 करोड़ से ज्यादा के बड़े आरोप लगे हैं। 10 करोड़ 28 लाख का ITC आगे ट्रांसफर करने की पुष्टि। दरअसल जीएसटी अधिकारियों ने अब तक 9 करोड़ 63 लाख रुपए के फर्जी ITC का लाभ लेने और 10 करोड़ 28 लाख रुपए का ITC आगे ट्रांसफर करने की पुष्टि की है। जांच में कई फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लेयरिंग, सर्कुलर ट्रांजैक्शन और नकदी निकासी का जाल भी सामने आया है। यही राशि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तहत अपराध से अर्जित आय मानी जा रही है। ईडी ने कई डिजिटल और कागजी दस्तावेज को भी जब्त किया है। पहले भी कई विवादों में रहे हैं राणा। शाहनवाज वेस्टर्न यूपी की राजनीति का चर्चित चेहरा रहा है। वो बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। बाद में राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े नवंबर 2025 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली थी। उनके भाई कादिर राणा पूर्व सांसद और नूर सलीम राणा पूर्व विधायक रह चुके हैं। 2025 में उनकी फर्म राणा स्टील से जुड़े कथित 5 करोड़ 39 लाख रुपए की फर्जी बिलिंग और जीएसटी चोरी के मामले में वाणिज्य कर विभाग की टीम पर हमला करने के आरोप भी लगे, यानी इन अधिकारियों पर विधायकों की तरफ से हमला तक किया गया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले बालकनी से कूदकर नेताओं ने छलांग भी लगाई, जब वीडियो भी काफी तेजी से इनका वायरल हुआ था। हालांकि इनके खिलाफ बिजली चोरी समेत कई क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं। 2001 में एक महिला ने दुष्कर्म के प्रयास का मामला भी इन नेताओं पर दर्ज कराया था। फरीदाबाद में भी पड़ी ईडी की रेड। हालांकि इसी मामले को लेकर फरीदाबाद में भी रेड पड़ी। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फरीदाबाद में रेड मारी और कई अहम दस्तावेजों को बरामद किया। फरीदाबाद में सेक्टर 15 और सेक्टर 8 स्थित एक्सपोर्ट कारोबारियों के घरों पर भी ईडी की टीम पहुंची
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सेक्टर 15 के एक मकान नंबर 272 में रहने वाले नमन अग्रवाल, सेक्टर 8 के मकान नंबर 389 में रहने वाले विनोद अग्रवाल के घर छापेमार कार्रवाई की गई। हालांकि ईडी की ओर से इन घरों से बरामदगी या कार्रवाई की अलग अलग जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई। जांच में जीएसटी अधिकारियों के स्तर पर 9 करोड़ 63 लाख रुपए के आईटीसी का कथित तौर पर गलत तरीके से लाभ लेने की बात सामने आई। वहीं 10 करोड़ 28 लाख करोड़ रुपए के आईटीसी को आगे पास किए जाने की भी जानकारी जांच एजेंसी ने दी है। ईडी के मुताबिक इससे सरकारी राजस्व को काफी नुकसान पहुंचा। फर्जी कंपनियों के जरिए रकम घुमाने का आरोप। जांच एजेंसी के मुताबिक नेटवर्क में कई फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए सर्कुलर लेन देन, रकम क्लियरिंग और नगद निकासी किए जाने की बात सामने आई है, जो ईडी बता रही है। अब ईडी ने लेन देन की कड़ियां जोड़कर ये पता लगाने की कोशिश की है कि पैसा किन लोगों और कंपनियों तक पहुंचा है। इसके बाद कई और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। इस मामले में अभी पूछताछ चल रही है। दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटा रही ईडी की तलाशी का उद्देश्य अपराध से अर्जित रकम की मनी ट्रेल का पता लगाना है, नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करना है और दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य को जुटाना है, ताकि और कड़ियां जुड़ सके और कई और लोग इसके रडार पर आ सकें। अधिकारियों के मुताबिक जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों और संस्थाओं की भूमिका भी सामने आ सकती है। कर्नाटक में आईएएस अधिकारी के घर ईडी की रेड। अब एक और ईडी रेड के बारे में आपको बताते हैं कि कर्नाटक में भी ईडी की रेड पड़ी और आईएएस की काफी चर्चा हो रही है। ईडी ने कर्नाटक के आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार के बेंगलुरु स्थित जयमहल इलाके के आवास पर तलाशी अभियान शुरू किया। ईडी की टीम करीब 3 घंटे तक फ्लैट के बाहर इंतजार करती रही। अधिकारी के घर पर मौजूद नहीं होने और फ्लैट में ताला लगा होने के कारण टीम को अंदर जाने में परेशानी हुई। बाद में स्थानीय पुलिस, पड़ोसियों और सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में डुप्लीकेट चाबी बनवाकर फ्लैट खोला गया। हालांकि इससे पहले ताला तोड़ने की बात कही जा रही थी। ईडी की टीम दोपहर करीब 2 बजे 3 गाड़ियों से ज्ञानेंद्र कुमार के आवास पहुंची थी। घर पर ताला लगा देखा तो अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने सुरक्षा गार्ड से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने बताया कि उनके पास घर में प्रवेश की अनुमति से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। ज्ञानेंद्र कुमार, जो कि आईएएस, उनका फोन बंद बताया गया। इसके बाद ईडी अधिकारियों ने फ्लैट की पहचान और वहां प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा किया। पड़ोसियों और पुलिस को बनाया गवाह। फ्लैट बंद होने के कारण ईडी अधिकारियों ने आसपास रहने वाले लोगों को मौके पर बुलाया। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में पड़ोसियों और सरकारी कर्मचारियों को तलाशी की प्रक्रिया के दौरान गवाह बनाया गया। अधिकारियों ने पहले यह सुनिश्चित किया कि फ्लैट ज्ञानेंद्र कुमार का ही आवास है। इसके बाद बंद घर को खोलने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जरूरी इंतजाम किए गए। चाबी बनाने वाले को बुलाया, तोड़ा ताला। ईडी की टीम ने बाद में इलाके से एक चाबी बनाने वाले को मौके पर बुलाया। अशरफ नाम की चाबी बनाने वाले ने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी तैयार की। इस चाबी से दरवाजा खोला गया और ईडी अधिकारी अंदर दाखिल हुए। फ्लैट खोलने के बाद अधिकारियों ने तलाशी शुरू की। इस दौरान स्थानीय पुलिस, पड़ोसी और सरकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। केपीएससी भर्ती मामले से जुड़ी है जांच। ईडी की कार्रवाई कर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी केपीएससी के पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा से जुड़ी जांच के तहत बताई जा रही है। ज्ञानेंद्र कुमार इस परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं और परीक्षा नियंत्रक के पद पर भी काम कर चुके हैं। इस मामले में ईडी इससे पहले शिव शंकरप्पा साहूकार के खिलाफ भी कार्रवाई कर चुकी है। जांच एजेंसी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। इस मामले में पहले हुई ईडी की कार्रवाई के बाद ज्ञानेंद्र कुमार की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका फोन बंद होने और उनके दिल्ली जाने की खबरें सामने आई थी। हालांकि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने बाद में स्पष्ट किया था कि ज्ञानेंद्र कुमार छुट्टी पर हैं। उन्होंने बताया था कि अधिकारी के पिता की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने करीब 1 सप्ताह की छुट्टी ली है, लेकिन इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। आंध्र प्रदेश में भी ईडी की पड़ी रेड। अब बात आंध्र प्रदेश की भी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के चर्चित शराब परिवहन घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व नागरिक आपूर्ति मंत्री और पूर्व विधायक करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के हैदराबाद जोनल ऑफिस ने 23 अगस्त को पीएमएलए 2002 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया। 24 अगस्त को उन्हें नामपल्ली हैदराबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने जांच आंध्र प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सचिव की शिकायत पर सीआईडी आंध्र प्रदेश द्वारा आईपीसी और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू किया। यह मामला एपीएसबीसीएल शराब परिवहन घोटाले में सरकारी खजाने को 195 करोड़ 33 लाख रुपए के नुकसान से जुड़ा हुआ है।
ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आंध्र प्रदेश राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शराब परिवहन टेंडर की शर्तों को जानबूझकर कुछ चुनिंदा कंपनियों के फायदे के लिए बदला गया था, जैसा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिला था। ये कंपनियां मेसर्स सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और बाद में मेसर्स प्रसाद ट्रांसपोर्टर्स थीं। ईडी के मुताबिक ये कंपनियां केवल फ्रंट कंपनियां थीं, जबकि असल ऑपरेशनल और वित्तीय नियंत्रण केसी रेड्डी, राजा शेखर रेड्डी और डोंटी रेड्डी वासुदेवा रेड्डी और उनके सहयोगियों के पास था। जहां पता चला कि शराब कार्टेल ने डिपो से रिटेल आउटलेट तक शराब परिवहन के जरिए गैर कानूनी कमाई का तरीका बनाया था। केसी रेड्डी, राजा शेखर रेड्डी, तुकेकुला ईश्वर, किरण कुमार रेड्डी और अंजनी कुमार ने एपीएसबीसीएल के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर डोंटी रेड्डी वासुदेवा रेड्डी के साथ मिलकर प्रचलित दरों से काफी ज्यादा दरों पर टेंडर हासिल कर लिया और खूब काली कमाई अर्जित की। ईडी के मुताबिक करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव और उनके बेटे करुमुरी सुनील कुमार ने अपनी राजनीतिक रसूख और सिंडिकेट सदस्यों के साथ करीबी संबंधों का फायदा उठाकर सब कॉन्ट्रैक्ट के आवंटन पर नियंत्रित किया और बड़ी गैर कानूनी कमाई की। उन्होंने मेसर सुदर्शन कंस्ट्रक्शन को एसएससी-एसपीएल के डमी सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर खड़ा किया, जबकि असल ट्रांसपोर्ट दूसरी कंपनियों ने किया। इस कंपनी ने एसएससी-एसपीएल को बढ़ा चढ़ाकर इनवॉइस भेजकर फंड अपने खाते में डाइवर्ट किया, जिसे बाद में राव और उनके परिवार के निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया, यानी काली कमाई अर्जित की गई। इस काली कमाई से लग्जरी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, अचल संपत्ति के लिए एडवांस पेमेंट और राजनीतिक फंडिंग की गई। इससे पहले ईडी ने 11 जून को केसी रेड्डी, राजा शेखर रेड्डी और डोंटी रेड्डी वासुदेवा रेड्डी को 18 जून को करुमुरी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया था, यानी इनकी गिरफ्तारी हुई। 6 अगस्त को 37 करोड़ 80 लाख की संपत्ति भी अटैच की गई और 7 अगस्त को पहली अभियोजन शिकायत दायर की गई थी। हालांकि कई मामले में ये तमाम नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं और तो और पंजाब और हरियाणा में कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस नेताओं के घर भी छापा पड़ सकता है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि चाहे फिर आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ईडी के रडार पर ये तमाम नेता थे और आगे आने वाले समय में ईडी कई और जगह भी छापेमार कार्रवाई कर सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।